हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। आय दृष्टि कंटिन्यू करेंगे। क्लास नंबर ये 9 रहेगी। क्लास नंबर 8 में जो हम लोगों ने किया था, यहाँ पे थे हम लोग। ये हम लोग हंगर इंडेक्स पढ़ रहे थे, है ना। ये क्लास 8 तक हो गया था। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का कर रहे हैं। ये लास्ट लास्ट क्लास है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की। और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में सी ये जो पार्ट है, हार्ड कॉपी से मैच कराते रहिए आप लोग। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करेंगे और सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कर लेते हैं हम लोग इसको। 8-10 पेजों की स्लाइड है ये, और इसमें हम लोग का पूरा हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, पूरा हो जाएगा। फिर क्लास नंबर 10 जो मिलेगी वो राजकोषीय घटना चक्र रहेगा, ठीक है। यानी आर्थिक परिदृश्य के हम लोग टॉपिक करेंगे। चलिए इसको देखिए। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पहला टॉपिक है नाटो शिखर सम्मेलन 2024। नाटो के बारे में समझते हैं हम लोग। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। ये पॉलिटिकल और मिलिट्री अलायंस है, गठबंधन है यूरोप और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज का। हेडक्वार्टर अभी ये जो सम्मेलन हुआ है ये वॉशिंगटन डीसी यूएसए में हुआ है, ठीक। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी रिसेंट में स्वीडन ने अभी सदस्यता ली है नाटो की। तो ये स्वीडन जो है ये 32वां मेंबर बना है नाटो का। तो इसके पूछे जाने के चांस हैं, ठीक है। अब टोटल जो नाटो के मेंबर हो गए वो 32 हो गए। इस 32 को याद रखना, टोटल भी याद रखना है और 32वां भी याद रखना है, स्वीडन, ठीक है। और ये मीटिंग तो देख ही ली, समिट देख ली, वॉशिंगटन डीसी में हुआ है। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, G7 शिखर सम्मेलन 2024। इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। आयोजन हुआ है अपुलिया में। अपुलिया आपको ऑप्शन में दिखेगा, पूछे जाने के चांसेस हैं, इंपॉर्टेंट है। इटली की जगह है, इटली का शहर है अपुलिया। G7 यहाँ पे समिट हुई है। G7 का मतलब जानते हैं ना, G77 यानी विश्व की जो सात सर्वाधिक औद्योगिक और विकसित देशों का जो संगठन है, ये G7 कहलाता है। 7 कंट्रीज जो हैं वो यूएसए है, कनाडा है, यूके है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है और जापान है। तो अभी ये जो 7 कंट्रीज हैं ये नहीं पूछा जाएगा, ये बहुत बेसिक हो जाएगा। ये करंट से पूछा जा सकता है आयोजन, ठीक है, कहाँ पे हुई, ये समिट कहाँ पे हुई। और 2025 का आयोजन होगा कनाडा में। होता यहीं पे है, जो मेंबर है यहीं पे होता है। इटली भी परमानेंट मेंबर है G7 का, तो इटली की जगह हुआ है, अपुलिया में हुआ है, ठीक है। 2025 में कनाडा में होगा। तो ऐसी साइकिल से चलती रहती हैं मीटिंग्स। चलिए क्वेश्चन कीजिए, हाल ही में WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नए सदस्य कौन कौन बने हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। एक कंट्री है कोमोरोस और दूसरी कंट्री है तिमोर लेस्ते। मंत्री स्तरीय सम्मेलन भी हुआ है WTO का 2024 में अबू धाबी में, ठीक है। यूएई। यहाँ पे मंत्री स्तरीय सम्मेलन भी देख लिया हम लोगों ने, और भी नए मेंबर कौन कौन बने हैं, कोमोरोस और तिमोर लेस्ते। चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, CMS हम लोग पढ़ते हैं। CMS यानी ये जो कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज है, ठीक है, प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर जो अभी समय है उसे CMS बोलते हैं। और CMS की जो मीटिंग होती रहती है, कॉन्फ्रेंस होती रहती है, उनको COP के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसी तरीके से UNFCCC की भी मीटिंग्स होती हैं, समिट होती हैं, तो ये भी COP के नाम से चलती हैं, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं इसे। तो CMS के बारे में देखिए, है एक इन्वायरमेंटल ट्रीटी है, ठीक है, पर्यावरण संधि है, और UNEP के तहत ये कार्य करती है। UNEP जल्दी से हेडक्वार्टर बताइए, ठीक है, कमेंट करके हेडक्वार्टर बताइए कहाँ पे। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम जो है इसका हेडक्वार्टर बताइए। ये संधि लागू कब से है, 1983 से। CMS की जो भी रिसेंट मीटिंग हुई है वो है COP14। मैचिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, देखे होंगे आप लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में। COP14 का जो आयोजन हुआ है वो हुआ है उज्बेकिस्तान में, ठीक है, उज्बेकिस्तान के समरकंद में। तो ये समरकंद याद रखना है आपको। CMS की COP14 हुई है। और 13 कहाँ पे हुई थी, 13 भारत में ही हुई थी, भारत के गांधीनगर गुजरात में। ये भी इंपॉर्टेंट है ना। तो ऐसे COP 10 दे देगा, 11 दे देगा, 12 दे देगा, 13 दे देगा, और सामने स्टेट लिख देगा, ठीक है, या फिर कंट्रीज लिख देगा, तो मैच कराना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं हेल्प मिल जाती है। देखिए अगली समिट है नाम समिट, नाम यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन समिट। आयोजन कहाँ पे हुआ है, अब चूंकि सम्मेलन हम लोग पढ़ रहे हैं तो जितने भी समिट्स हैं इनको सारों को देखना पड़ेगा। इनका भी नाम ध्यान रखना है। चेयरमैनशिप इन्होंने की थी, युगांडा के जो प्रेसिडेंट है इनका नाम है योवेरी कगुटा मुसेवेनी, ठीक है। और थीम है साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग बढ़ाना। भारत के बारे में जानते हैं, ये संस्थापक सदस्य है नाम का। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट समिट होती है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र का जो जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन होता है UNFCCC के नाम से इसे जानते हैं। और ये कौन सा नंबर है, COP28। तो हर एक कॉप में, हर एक COP में कुछ ना कुछ यहाँ पे निर्णय लेके आते हैं, संकल्प लेके आते हैं मोदी जी भी, है ना। और वैश्विक मंच पे भी तमाम चीज़ें सामने आती हैं पर्यावरण को लेके, तो वही देखना होता है। तो इन सारी बातों को हम लोग देख लेंगे। सबसे पहला फैक्ट तो यही है कि आयोजन कहाँ पे हुआ है, दुबई में, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
COP28, ये COP28 भी याद रखना है, ठीक है। 28 नंबर भी याद रखना है क्योंकि ये नंबर में पूछे जाते हैं। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे वैश्विक प्रयास समझौते लक्ष्य क्या यहाँ पे रखे गए हैं इस मीटिंग में, इस कॉन्फ्रेंस में। वैश्विक स्टॉक टेक पर सहमति बनी। देखो एक क्वेश्चन सिर्फ इतना ही पूछा जा सकता है कि वैश्विक स्टॉक टेक की जो बात हुई है ये है क्या। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ, देख लीजिए। यह पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए देशों की सामूहिक प्रगति का आकलन बताता है, ठीक है। ये मतलब है स्टॉक टेक का। पेरिस समझौता ये तो समझते हैं ना। COP नंबर कौन सी थी? COP21 2015 में हुई थी ना। कंफर्म करके बताइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है COP21। और यहाँ पे क्या डिसीजन लिए गए हैं, क्या संकल्प लिए गए हैं? 2030 तक ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है, उत्सर्जन है, इसमें 43% की कटौती करनी होगी, ठीक है। ये COP28 में डिसाइड किया गया है और ये आपको याद रखना है 43% GHG उत्सर्जन। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में ये जो समिट हुई है COP28 में, यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस का एमिशन में कितने % की कटौती का लक्ष्य रखा गया है। तो ये क्वेश्चन ये ईयर की साइड से पूछा जा सकता है, ठीक है, 2030 तक का। और एक साइड से क्वेश्चन है परसेंटेज वाइज पूछा जा सकता है। और एग्जामिनर की कोशिश रहेगी स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछेगा वो, तो आपको मतलब 5-6 बातें तो याद रखनी है इस समिट से। नवीकरणीय ऊर्जा की वैश्विक स्थापित क्षमता जो है इसको 3 गुना करना है। ये भी सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, सारे ही इंपॉर्टेंट है जो भी मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ। भारत द्वारा शुरू की गई पहले, ये सुपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत ने क्या किया है यहाँ पे COP28 में, COP28 में ग्रीन राइजिंग इनिशिएटिव यहाँ पे शुरुआत की गई है मोदी जी के द्वारा। ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत की गई है। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस की यहाँ पे ये नई पहल शुरू की गई। तो तीनों के नाम याद रखना है। ग्रीन राइजिंग पहल क्या है, ग्रीन क्रेडिट पहल क्या है और ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस क्या है। मैं यहाँ पे इन शॉर्ट में यहाँ पे मेंशन किया हूँ। यहाँ पे देखिए ग्रीन राइजिंग पहल जो है इसमें क्या है, विश्व भर के जो यूथ हैं इनको हरित पहलों में भागीदारी करने और स्वयं को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल ढालने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये है ग्रीन राइजिंग पहल। ग्रीन क्रेडिट पहल ये क्या है, पर्यावरण के लिए जीवन शैली, ये लाइफ के बारे में तो पढ़े हैं ना। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए कि ये जो लाइफ इनिशिएटिव लिया गया था, अभी यहाँ पे भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, आई दृष्टि में भी शायद क्लास नंबर 7 में डिस्कस किया था, वहाँ पे भी मिल जाएगा। उससे पहले भी डिस्कस कई बार हो चुका है। कमेंट करके बताइए कि ये COP नंबर कौन सी थी जहाँ पे ये इनिशिएटिव लिया गया था मोदी जी के द्वारा, लाइफ इनिशिएटिव, ठीक है। जल्दी से बताइए, ठीक है। और ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस क्या है, ये शहरी नदी प्रबंधन पर इस पर काम किया जाएगा। दुनिया भर की जो जितनी नदियाँ हैं वो डिसाइड किया जाएगा कि कौन कौन सी नदियों को पहले संरक्षण करना है, प्रबंधन करना है, उनके पानी का प्रबंधन करना है, ये सारी चीज़ें। नदी संरक्षण की बात हो या फिर वाटर मैनेजमेंट की बात हो, तो इन सारी चीज़ों को देखना है। ये जो है ये इसके अंतर्गत किया जाएगा, ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस। ये इनिशिएटिव भारत के द्वारा लिए गए हैं COP28 में, ठीक है। ग्लोबल मंच पर रखे हैं कि सब लोग इस दिशा में भी काम करेंगे। तो ये 3 फैक्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो इनिशिएटिव। अब देखिए COP28 हम लोगों ने देख लिया, दुबई में हुई है। COP29 ये अजरबैजान में होगा, ये अभी होगा नवंबर 2024 में। ये 30 यानी 2025 की जो समिट है वो COP30 है। इसलिए यहाँ पे नंबर पे मैं फोकस कर रहा हूँ क्योंकि नंबर से पूछा जाता है। ये ब्राज़ील में होगी। और COP33 इसको मार्क कीजिए, पूछ लेगा सिंपल सा क्वेश्चन कि भारत में जो UNFCCC की समिट होगी वो किस ईयर में होगी, तो आपको 2028 याद रखना है। किस नंबर की होगी, तो COP33 याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। ये देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर है, एक समिट हुई है। कृत्रिम यहाँ पे बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी यानी ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, GPAI बोल रहे हैं। ये शिखर सम्मेलन जो हुआ है 2023 का, ये कहाँ पे आयोजित किया गया था, ये न्यू दिल्ली में किया गया था, भारत मंडपम में, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अगर ग्लोबल पार्टनरशिप वाली बात हो तो न्यू दिल्ली लगा देना। चलिए बताइए मिनिमाता तो समझते हैं, ये एक डिसीज़ है, न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है, तंत्र का तंत्र प्रभावित होता है इससे। मिनिमाता अभी समय पर एक बैठक हुई है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 5, यहाँ पे 5 नंबर, ये सब याद नहीं रखना। मिनिमाता अभी समय पर बैठक अगर पूछे 2024 की तो लगा देना जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुई है। साइंस से क्वेश्चन ये पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है घटना चक्र में, आप लोग कई बार देखे होंगे। मिनिमाता रोग होता किससे है, हम लोग पारा पढ़ते हैं ना, पारा यानी मरकरी। तो मरकरी की यहाँ पे जो मरकरी पॉइजनिंग से होता है बेसिकली, और न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है मिनिमाता रोग, तंत्र का तंत्र जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। चलिए ये देखिए एक क्वेश्चन है आपके लिए, प्रथम वैश्विक AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है। क्योंकि प्रथम है तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ये UK में हुआ है, ब्लेचले पार्क में, एक जगह होगी, पार्क होगा UK का, तो वहाँ पे हुई है यहाँ ये समिट। ये देखिए ब्लेचले घोषणा के बारे में अगर पूछा जाए कि भैया ये चर्चा में रहा शब्द या फिर ये डिक्लेरेशन,
विलेचले घोषणा क्या है, तो आपको ऑप्शन में दिख जाएगा, एआई से संबंधित कुछ दिखे तो लगा देना। ठीक है, ये विलेचले घोषणा हो गई। चलिए, थ्री बेसिन समिट देखिए, थ्री बेसिन, ये थ्री बेसिन क्या है? बेसिन तो समझते होंगे, अमेजन बेसिन पढ़ते हैं, कॉन्गो बेसिन पढ़ते हैं, नदियों के बेसिन हम लोग पढ़ते हैं। तो जो ग्लोब पर हम लोग ट्रॉपिक्स देखते हैं, है ना, 23.5 नॉर्थ देखते हैं, 23.5 साउथ देखते हैं। इसके बीच में जो बेसिन है नदियों के, उन्हीं को यहाँ पे कवर किया गया है। ये जो और ये जो तीन बेसिन आपको दिख रहे हैं, अमेजोन रिवर का बेसिन हो, या फिर कॉन्गो रिवर का बेसिन हो, या फिर बोर्नियो मेकोंग और साउथ ईस्ट एशिया बेसिन की बात हो, तो वो सब यहीं पर लाई करता है। ठीक है, कर्क और मकर रेखा के बीच में, यानी 80% उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र यहाँ पे पाए जाते हैं। तो फॉरेस्ट का अपने आप में बहुत बड़ा रोल होता ही है। क्लाइमेट चेंज में हो, या फिर मानव समुदाय की बात हो, फ्लोरा फोना की प्रजातियों के समक्ष उत्पन्न खतरों से निपटने की बात हो, और अमेजन फॉरेस्ट को तो पृथ्वी के फेफड़े भी बोला जाता है, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। ठीक है, कार्बन संतुलन की अगर बात हो, तो इन सभी में भूमिका है फॉरेस्ट की, इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की। तो ये बातें इसमें थी। बाकी शिखर सम्मेलन हुआ कहाँ पे है? ये थ्री बेसिन शिखर सम्मेलन ये ब्राज़ीविले में हुआ है। ठीक है, ब्राज़ीविले ये कैपिटल है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 शिखर सम्मेलन 2023। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत में ही हुई है ना, ये 2023 की बात है। ये जो 20 देश हैं, 20 में से 19 कंट्रीज हैं और एक यूनियन है, यूरोपियन यूनियन। 85% GDP कवर है विश्व की इन 20 कंट्रीज में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चेयरमैनशिप किसने की है? भारत के द्वारा, ये हम लोग जानते हैं, और ये फर्स्ट टाइम हुई है। फर्स्ट टाइम G20 को ऑर्गेनाइज किया है भारत ने। थीम देखिए, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। चलिए, यहाँ पे G20 के बारे में पढ़ते हैं, तो ये ट्रोइका ग्रुप के बारे में हम लोग जरूर देखते हैं। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि ये ट्रोइका ग्रुप बनता कैसे है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, प्रेजेंट, इससे पहले कहाँ पे समिट हुई, और अगली कहाँ पे होने वाली है। तो ये 3 कंट्रीज से ट्रोइका ग्रुप बनता है। क्लियर है? तो ये चेंज होते रहेंगे, कंट्रीज चेंज होते रहेंगे, लेकिन ये जो इनका ये जो फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रेजेंट में, प्रेजेंट यानी ये जो अभी जिस समिट के बारे में पढ़ रहे हैं, ये 18वीं समिट है जो भारत में हुई है। तो ये प्रेजेंट में ये भारत हो गया। इमीडिएट पास्ट होस्ट, इसका मतलब है कि इससे पहले कहाँ पे हुई थी, यानी 17वीं कहाँ पे हुई थी, तो ये इंडोनेशिया में हुई थी। ठीक है, और नेक्स्ट होस्ट कौन करेगा, यानी 18वीं भारत ने की, अब जो अगली होगी वो 19वीं होगी, 19 होगी ब्राज़ील में। तो ट्रोइका ग्रुप क्या बना? भारत, इंडोनेशिया और ब्राज़ील। और ट्रोइका ग्रुप कब का है? ये 2023 का ट्रोइका ग्रुप है। 2024 का ट्रोइका ग्रुप बदल जाएगा। ठीक है, 2025 का बदल जाएगा, ऐसे बदलते जाएंगे। तो ये बना लेंगे ना, ट्रोइका ग्रुप बना लेंगे, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि किस साल का ट्रोइका ग्रुप पूछा जा रहा है, ये ईयर बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। तो ये जो भारत, इंडोनेशिया और ब्राज़ील का जो ट्रोइका ग्रुप है, ये 2023 का है। ठीक है, चलिए, और क्या रही यहाँ पे G20 में? G20 अध्यक्षता के तहत भारत के 60 शहरों में लगभग 200 बैठकें आयोजित की गई हैं। ठीक है, यूपी से यहाँ पे लखनऊ था, वाराणसी हुआ, आगरा हुआ, ग्रेटर नोएडा, यहाँ पे 4 शहरों में बैठकें हुई हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, और यूपी का ही हम लोग को देखना। ठीक है, मुख्य शेरपा कौन थे? अमिताभ कांत साहब थे। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, स्टार मार्क है, पहले भी फिर से कर दे रहा हूँ। कहीं ना कहीं इनिशिएटिव एक होता ही है मोदी जी के द्वारा। तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो है, इसकी उत्पत्ति कहाँ पे हुई है? G20 में हुई है। 18वें नंबर की जो G20 समिट थी भारत में हुई है, यहीं पर वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ भी किया गया, और इसमें कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया है। सिंगापुर ने, बांग्लादेश ने, इटली, अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मॉरिशस, UAE, 8 कंट्री अभी हैं इसमें ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में, और बाद में और जुड़ती रहेंगी। तो इसकी उत्पत्ति आपको देखना है। ठीक है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इससे कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। ये जो क्लाइमेट चेंज वाली जो समिट होती है, इससे कन्फ्यूज नहीं होना है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की उत्पत्ति हुई है G20 में। क्लियर है? हो जाएगा। चलिए, ये देखिए, एक इनिशिएटिव और लिया मोदी जी ने, IMEC। ये क्या है? यह है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये BRI के काउंटर में बनाया गया है। ये जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, तो इसके काउंटर में बनाया है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, IMEC बोला जा रहा है इसे। ठीक है, चलिए, तो ये 2 इनिशिएटिव देख लिए मोदी जी के द्वारा। बाकी चीज़ें यूपी के शहर देख लिए, कहाँ कहाँ पे मीटिंग्स हुई G20 की। फाइनल जो है वो न्यू दिल्ली में हुआ सब कुछ। ट्रोइका ग्रुप भी हम लोगों ने देख लिया 2023 का। बस इतनी सी बातें थी इसमें, आगे चलते हैं। और क्या है? हाँ, ये चीज़ देख लेना, अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन, ये डी पार्ट था। ठीक है, दृष्टि का डी पार्ट था। तो यहाँ पे 5-6 लोगों के बारे में बताया गया है इलेक्शन के बारे में, जो अभी न्यूली इलेक्ट हुए हैं, प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर। तो उनके नाम देख लेना। अभी इनका नाम देखिए, कीर स्टारमर जो है, कीर स्टारमर, ये यूनाइटेड किंगडम के नवनिर्वाचित PM हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है क्योंकि ये महिला है, तो ये आपको नाम याद रखना है।
पूछ लेगा भी हाल ही में सीडीआर की प्रथम महिला कौन है, इनका नाम लिखा रहेगा, या फिर इनका नाम लेके कंट्री का पूछ लेगा। दोनों तरीके से आपको याद रखना है। इंडोनेशिया के जो अभी नए राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है प्राबोवो सुबियांतो। ठीक, प्राबोवो सुबियांतो 2-4 बार देखेंगे याद हो जाएगा। पोलैंड के डोनाल्ड टस्क, न्यूजीलैंड के क्रिस्टोफर मार्क लक्सन और इक्वाडोर के डैनियल नोबोआ। ये इतना मेंशन था इस दृष्टि में, तो मैंने यहाँ पे बस नाम और किस कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं वो इतना मेंशन कर दिया है। तो इसको पढ़ लीजिएगा 2-3 बार, हो सकता है पूछ ही ले। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने मार्क कर दिया। ये दूसरा नंबर जो महिला है ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। चलिए आपदाएं देख लेते हैं। सुपर टाइफून यागी। सुपर टाइफून यागी क्या है? ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है। कहाँ पे आया? पश्चिम उत्तर प्रशांत क्षेत्र में जो लाई करती हैं कंट्रीज, यहाँ पे अफेक्ट किया है इसने। इस एरिया में जो आता है, इस जोन में जो लाई करती हैं कंट्रीज, वो चाइना है, फिलीपींस है, थाईलैंड है, म्यांमार है, वियतनाम है। ठीक है, वियतनाम यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। तो ये सुपर टाइफून यागी हो गया। टाइफून लिखा है ना, तो टाइफून से समझ जाएंगे कि ये साउथ चाइना सी के आसपास वाले जो क्षेत्र हैं वहीं पर अफेक्ट करेगा, क्योंकि टाइफून वहीं आता है। मतलब नाम अलग अलग होते हैं हर जगह के। ये सुपर इम्पोर्टेंट है। ऑपरेशन सद्भाव, ये भारत सरकार का इनिशिएटिव था। ये मानवीय सहायता इस ऑपरेशन के नाम से की गई है। टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा इसको शुरू किया गया। ठीक है, तो सद्भाव के बारे में याद रखना। सद्भाव ऑप्शन में आपको टाइफून यागी दिखेगा। चलिए तूफान रैमल के बारे में देखते हैं। ये बंगाल की खाड़ी में आया था। रैमल का अर्थ बालू या फिर सैंड होता है। सैंड से समझ में आ रहा है कि ये नाम किसने दिया है। रेगिस्तान वाली जो कंट्रीज़ हैं वही देंगे, है ना। तो ये ओमान का है। इनका भी एक सीक्वेंस होता है, एक थ्योरी है। नाम, ये जो साइक्लोन के नाम होते हैं बंगाल की खाड़ी में जो आते हैं, तो ये साइकिल बाई साइकिल हर कंट्री यहाँ पे नाम डिसाइड करती हैं। वो खैर इतना नहीं पूछा जाएगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं। ये दृष्टि मैगजीन से कवर किया गया था। इसको हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था जब मैं वीकली बेसिस पे दिया करता था आप लोगों को करंट अफेयर्स। तो ये वाला पेज मैंने, ये वाली स्लाइड वहीं से उठा ली ताकि एक चीज़ और आपको ऐड हो जाए। आई दृष्टि में तो सिर्फ रैमल और इसके बारे में ही दिया है, यागी के बारे में। ये मैं आपको एक्स्ट्रा करवा दे रहा हूँ। साइक्लोन हिदाया इंडियन ओशियन से प्रारंभ होकर तंजानिया के दार एस सलाम के समुद्री तट से टकराया। हिदाया से अगर अफेक्टेड जोन पूछे तो तंजानिया लगा देना। ये पोर्ट, सिंपली आपको ये पोर्ट भी याद रखना है। ये समुद्री तट जो है दार एस सलाम, तो वो ज्योग्राफी का क्वेश्चन करंट का रेफरेंस लेके पूछ लेगा कि दार एस सलाम ये जो समुद्री तट है वो कहाँ पे लाई करता है, तो तंजानिया आपको ऑप्शन में दिख जाएगा। ठीक है, साइक्लोन है तो ट्रॉपिकल साइक्लोन अलग होते हैं, टेम्परेट अलग होते हैं। ये सारी चीज़ें ज्योग्राफी में आप लोगों ने पढ़ के रखी होंगी। मैं आपका रिवाइज भी कराते रहा हूँ यहाँ पे ज्योग्राफी से भी। यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन नॉर्थ और साउथ हेमीस्फीयर में 5 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य बनते हैं। इतना क्लियर है, जानते हैं आप लोग। यानी 5 से 30 आप नॉर्थ हेमीस्फीयर की बात करें या फिर 5 से 30 साउथ हेमीस्फीयर की बात करें, तो यहाँ पे ये साइक्लोन बनते हैं ट्रॉपिकल। तो बन कहाँ पर नहीं रहे हैं? ये 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच में नहीं बन रहा है, यहाँ पर नहीं बन रहा है। तो इसकी वजह क्या होती है? वजह कोरियोलिसिस फोर्स होता है। ठीक है, यहाँ पे वीक रहता है इस जोन में। 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ, इस बीच में कोरियोलिसिस फोर्स जो वीक होता है। ठीक है, और अगर वीक होगा तो फिर आप उसको रोटेट नहीं करा पाएंगे। रोटेट कैसे होगा? उसके लिए कोरियोलिसिस फोर्स स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो एक बात तो ये देख लिया हमने, 5 डिग्री से 30 डिग्री दोनों हेमिस्फीयर में ये। ठीक है, 5 से 30 नॉर्थ साउथ में दोनों हेमिस्फीयर में बनते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में कोरियोलिसिस बल मजबूत होता है। तो यहाँ पे मजबूत होता है, और 5 से 5 के बीच में वीक होता है। 5 नॉर्थ से 5 साउथ के मध्य नहीं बनते, क्योंकि इस क्षेत्र में कोरियोलिसिस फोर्स जो है कमजोर होता है। कभी कभार बन जाता है, रेयर फिनोमेना होता है वो। लो प्रेशर सेंटर होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन के पास। ठीक है, लो प्रेशर सेंटर, यानी सेंटर जो है यहाँ पे लो प्रेशर रहता है। तो हवाएं कहाँ से आएंगी? बाहर से आएंगी। ठीक है, और बाहर से आने का मतलब है कि बाहर प्रेशर कैसा है? हाई प्रेशर है। फ्लो कैसा होता है? हवा का फ्लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करती हैं। ठीक है, हवाएं। और वही हीट की अगर बात करें तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो होती है। तो ये भी क्लियर है। फिर एयर फ्लोज फ्रॉम आउट टू इन, यानी बाहर से अंदर की तरफ हवाएं आती हैं, क्योंकि प्रेशर जो है सेंटर में बहुत लो है। तो उस लो प्रेशर जोन को भरने के लिए बाहर से हवा आती है। विंड्स ब्लोज स्पाइरली इनवर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज इन नॉर्थ हेमिस्फीयर। यानी ये क्या कह रहा है? ये स्टेट वन में कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन? मुझे लगता है कईयों बार, सैकड़ों बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ये तो प्रेशर बेल्ट का क्वेश्चन है, दिक्कत होनी नहीं चाहिए। नॉर्थ हेमिस्फीयर की अगर बात करें तो यहाँ पे हवाएं कैसे रोटेट करती हैं? एंटी क्लॉकवाइज। और साउथ हेमिस्फीयर की अगर बात करें तो यहाँ पे हवाएं जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट करती हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है।
विंड्स ब्लोज स्पाइरली इनवर्ड एंड एंटी क्लॉकवाइज इन नॉर्थ हेमिस्फीयर और क्लॉकवाइज इन साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ये इतनी बातें थी आज की वीडियो में। अच्छा है, चूंकि तंजानिया हम लोग पढ़ रहे थे तो ये तंजानिया का देख लीजिए, ये हम लोग जो तट पढ़ रहे थे समुद्री तट दार एस सलाम, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये तंजानिया से बिलोंग करता है। ठीक है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हो जाएगा ना भाई। चलिए चलो, अब यहाँ पे मैप खुल ही गया तो 2-3 बातें मैप से भी पढ़ लेते हैं। ये विक्टोरिया लेक आपको दिख रही है, विक्टोरिया झील। कभी कभी बॉर्डरिंग कंट्री पूछ लेता है। ये झील जो है युगांडा में भी है, कीनिया में भी है और तंजानिया में भी है। 3 कंट्रियों को टच करती है, तंजानिया, युगांडा और कीनिया। ठीक, दार एस सलाम भी देख लिए, इक्वेटर भी देख लीजिए फटाक से। इक्वेटर डज नॉट क्रॉस तंजानिया। और तंजानिया के बारे में क्या खास है, यहाँ से इक्वेटर पास नहीं करा देना है आपको। इक्वेटर आपको दिख रही है ना, मैं मेंशन किया हूँ, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे टच होके वो बिल्कुल निकल रही है, बट तंजानिया को क्रॉस नहीं करती है। यही तो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। इक्वेटर कितनी कंट्री से पास होती है? 13 कंट्रीज को क्रॉस करती है। 13 कंट्री कौन कौन है? उधर से चलिए, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से चलिए, इक्वेडोर हो गया, कोलंबिया हो गया, ब्राज़ील हो गया। तो ये 3 कंट्री तो हो जाती हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की। उसके बाद फिर आप अटलांटिक ओशियन में कूद जाते हो। साओ टोम प्रिंस पे ये आपको एक आइलैंड दिखता है। ठीक है, गबन, फिर ये मेन लैंड में आ जाते हैं मुख्य भूमि में। गबन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, टीआरसी, युगांडा, कीनिया, सोमालिया, यहाँ तक ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट होगी। ठीक है, यहाँ तक ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्रीज हो गई। उसके बाद आप मालदीव में आ जाइए, अरब सागर में कूद गए, फिर इंडोनेशिया और किरीबाती, ये टोटल मिला के हो जाती हैं 13 कंट्री। ठीक है, तो ये लास्ट टॉपिक था। यहाँ पे हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पूरा कर लिया। कल के वीडियो में मिलेंगे हम लोग आर्थिक परिदृश्य में। तो बढ़िया से रिवाइज कीजिए, हेल्प करेगा।